नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IABC 24। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल में दिन दहाड़े ताला तोड़कर कब्जे की कोशिश करने वालों में प्रमुख नाम है महेंद्र धाड़ीवाल का। महेंद्र धाड़ीवाल ने पूर्व में अपने ही दस्तखत से दी गई कई जानकारियों को झूठा करार दिया है। MMI के 66 डायरेक्टर की बात को भी भुलाते हुए उन्होंने शासन और प्रशासन दोनों को गुमराह करने की कोशिश की। खास बात यह है कि महेंद्र धाड़ीवाल पहले भी एक बार अवैध कब्जे के लिए सुर्खियों में आ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ठीक से देख लीजिए इन्हें, यह है महेंद्र धाड़ीवाल। 29 जुलाई को जब रायपुर के MMI अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन में कब्जा किया गया तो ये ही सबसे आगे थे। हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर से ताला तोड़े जाने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर सबसे पहले अंदर जाने वालों में ये ही थे। अपने इस अवैध काम को कानूनी और सरकारी आदेश बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल से जब सवाल किया गया तो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, तोड़ जाने का कारण जो था वो उस विधान में व्यवधान था, इसलिए था। और कागज के व्यवस्था से गए हैं, बाकी कोई किसी का प्रश्न इसमें कुछ नहीं है। कागज की व्यवस्थाओं से जो कागज बोलता है वो नहीं हो रहा था, तो कागज क्या बोलता है ये बताने के लिए कोर्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइए अब जरा विधि का विधान और कागजों में कानूनी पेंच बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल के इस काम और उसके विधान के साथ आपको कुछ कागज और सबूत भी दिखा देते हैं। जरा ये देखिए, MMI अस्पताल परिसर में लगा ये वो बोर्ड है जिसमें 70 लोगों के नाम दर्ज हैं। ये सभी डायरेक्टर हैं। लोगों को बेहतर इलाज मिले इसलिए अस्पताल की स्थापना के लिए MMI संस्था बनाई गई। शुरू से ही MMI के डायरेक्टर रहे सदस्य बताते हैं कि दान में पैसा देने वाले सभी लोगों को संस्था में शामिल कर डायरेक्टर का पद दिया गया। MMI के अंदर में 70 डायरेक्टर हैं और ऑफिशियली 70 है। उसी के आधार पे जो है वो हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। सबसे पहले जो है वो ये प्लानिंग थी कि 1 लाख रुपए लेकर के छोटा सा नर्सिंग होम जैसा बनाना है, लेकिन बाद में जो है वो जब लोग जुड़ते गए तो उसके बाद जो है वो ये प्लानिंग हुई कि इसके अंदर में जो है वो ज़्यादा पैसे आने लगे तो बड़ा हॉस्पिटल जो है बना दिया और सबको 70 लोगों को डायरेक्टर बनाने के हिसाब से। लेकिन महेंद्र धाड़ीवाल की नीयत जब MMI अस्पताल पर कब्जे की हुई तो उन्होंने ये सारी बातें भुला दी। वो ये भी भूल गए कि शासन और प्रशासन को गलत सूचना देकर गुमराह करने से पहले उन्होंने खुद ही कई बार MMI अस्पताल के डायरेक्टर्स की लिस्ट शासन प्रशासन को अपने दस्तखत के साथ सौंपी है। जरा ये देखिए, ये पहला दस्तावेज जो 31 दिसंबर 1997 का है। इन दस्तावेजों में बतौर तत्कालीन सचिव खुद महेंद्र धाड़ीवाल ने MMI के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी दी है। दूसरा दस्तावेज भी यही कहानी दोहरा रहा है, जिसमें 30 जून 1998 को महेंद्र धाड़ीवाल ने ही अपने दस्तखत के साथ फिर से MMI के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी शासन को भेजी है। यही नहीं, 5 जुलाई 1998 को MMI की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ तो भी महेंद्र धाड़ीवाल ने 17 पदाधिकारियों की सूची शासन को भेजी थी। इसके अलावा भी पिछले 25 साल से इन सभी 61 लोगों की उपस्थिति में AGM, कार्यकारिणी मीटिंग और ऑडिट भी होता रहा है। संस्था की सभी निर्णायक गतिविधियों में इनकी सहभागिता और सहमति होती थी। इन्हीं 61 लोगों में से कई सदस्य अलग अलग समय पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जैसे महत्वपूर्ण वैधानिक पदों पर भी रहे हैं। MMI के समय समय पर होने वाली बैठकों और इसमें लिए गए फैसलों की सूचना के साथ डायरेक्टर्स के नाम की लिस्ट सरकार के साथ विभाग को भेजी गई। 1 जून सन 2000 के मिनट्स को देखिए, जिसमें ये वही लिस्ट है जिनमें शामिल नामों को अब महेंद्र धाड़ीवाल खुद ही डायरेक्टर मानने से इनकार कर रहे हैं और उनकी सदस्यता खत्म बता रहे हैं।
सवाल ये है कि क्या कभी खुद अपनी ही दी गई जानकारी को गलत बताकर महेंद्र धारीवाल एमएमआई पर कब्जा करना चाहते हैं? इन दस्तावेजों में साफ साफ नजर आ रहा है कि महेंद्र धारीवाल ने खुद अपने हस्ताक्षर से 66 लोगों की सूची रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी को भेजी थी। जब ये सभी लोग समय समय पर वैधानिक पदों पर रहे हैं तो इनकी सदस्यता कैसे समाप्त की जा सकती है? इस मामले में शासन को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि महेंद्र धारीवाल की ये हरकत पहली नहीं है। इसके पहले भी रायपुर के पंडरी स्थित महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट में पानी की टंकी के नीचे अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया था, जिसे अवैध मानते हुए शासन ने तोड़ा था। इस कार्रवाई के समय महेंद्र धारीवाल के भाई विजय धारीवाल ने IBC 24 के रिपोर्टर के पूछे जाने पर चेयरमैन सुरेश गोयल से बात हो जाने का हवाला देते हुए खबर नहीं चलाने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको दे दें तो आज छत्तीसगढ़ में 230 नए कोरोना मरीज मिले हैं और रायपुर में आज अब तक 132 नए पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं, यानी कि एक बार फिर से रायपुर में सबसे ज्यादा 132 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही आपको कोंडागांव के बारे में जानकारी दे दें तो कोंडागांव में आज 23 नए मरीज मिले हैं, दुर्ग में 19 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके ही साथ राजनांदगांव में 17, महासमुंद में 9, कोरबा में 6 नए मरीज मिले हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां कितने मरीज मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर में आज 3 नए केसेस और जांजगीर में 2 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही बलरामपुर, बस्तर और बलौदा बाजार में 4-4 नए केसेस सामने आए हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 9086 तक जा पहुंचा है और एक्टिव केसेस की संख्या 2803 बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में आज राहत की बात यह है कि 309 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक 6000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में आज 2 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है और अब तक 53 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, लॉकडाउन के बाद भी जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का वो बढ़ता जा रहा है और रायपुर के लिए अभी भी खतरे की घंटी ही है। देखिए, रायपुर के लॉकडाउन का जो दूसरा चरण है आज पहला दिन और आज 230 नए मरीज मिले हैं। ये पहला जो बुलेटिन जा रही है उसके आधार पे जो आशंका ये जताई जा रही है कि दूसरा एक और बुलेटिन आएगा देर रात में तो आंकड़े और बढ़ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि 203 आज मरीज स्वस्थ हुए हैं और लेकिन 2 मरीज की मृत्यु हुई है। एक रायपुर से है और दूसरा धमतरी से है, सर माफ कीजिएगा, गरियाबंद से। अब मौतों की जो आंकड़ा है वो 53 हो चुका है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में मरीज हैं वो स्वस्थ होकर के अपने घर वापस जा रहे हैं और सबसे आज जो संक्रमित एरिया है वो भी रायपुर फिर से रहा है और 132 यहाँ पर नए मरीज मिल रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आज फिर से जताया जा रहा है कि यहाँ पे और आंकड़े देर रात तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोंडागांव से 23 है, दुर्ग से 19 है, राजनांदगांव से 17 है, महासमुंद से 9 है, कोरबा, बलरामपुर ये जैसे 6 और 4 है, बस्तर, बलौदा बाजार यहाँ से भी 4-4 है और इस तरह से आंकड़े इकाई में ही है। इसका मतलब है जो अन्य जिले हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित से धीरे धीरे राहत की तरफ जा रहे हैं और ये भी कामना हम करते हैं कि ये जल्द से जल्द इनकी रिपोर्ट जीरो के पास में जाए। लेकिन रायपुर में विशेष फोकस किया जाएगा और अब यहाँ पर जो संक्रमित अधिक से अधिक मिल रहे हैं तो यहाँ पर नई नई व्यवस्थाएं लगाई जा रही है, जैसा कि मतलब कि आज से जो अब आदेश जारी हुआ है कि जो कैटेगरी के जो मरीज है वो बिल्कुल विनय, आपने बताया कि अभी ये पहला मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है और अंदाजा लगाया यही जा रहा है कि अब जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसमें शायद ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। ताजा अपडेट आपसे जरूर लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज छत्तीसगढ़ में कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने जानकारी भी दी कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के कुल 9 खदान का चयन किया था कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए, जिसमें से 5 कोल माइंस को लेकर राज्य सरकार ने आपत्ति जाहिर की थी और इसे रिप्लेस करने का प्रस्ताव दिया था और अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बदले में राज्य सरकार ने 3 नए कोल माइंस को इसमें शामिल करने की बात कही। इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कुल
7 कोल ब्लॉक्स कमर्शियल माइनिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इन खदानों की नीलामी के लिए अब तक 61 आवेदन आ चुके हैं। कमर्शियल कोल माइनिंग से राज्य को हर साल करीब 4400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इससे राज्य में 60,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही अलग अलग डीएमएफ को भी 25 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इसके अलावा इस बैठक में डीएमएम रेल परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें सभी विवाद का निपटारा कर दिया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अगले 4 साल में कोल उत्पादन की बढ़ोतरी के आधार पर राज्य को 22,900 करोड़ रुपए का राजस्व SECL की तरफ से भी मिलेगा। साथ ही अगले 4 साल में कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की प्लानिंग है। भारत सरकार को कोयला चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे जंगल हैं, हमारे बांध हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उसके रहित नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने वाला है, जो केवल 4 दिनों का होगा। कोरोना काल में बुलाए जा रहे मॉनसून सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। इसलिए संभव है कि सदन में केवल प्रश्न करने वाले विधायक और जवाब देने वाले मंत्री ही उपस्थित रहेंगे। इसी तरीके से विधानसभा की कार्रवाई चलने तक रोजाना विधानसभा को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। वहीं सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ अन्य भाजपा विधायकों ने भी की है। कौशिक ने कहा कि केवल कोरम पूरा करने और खाना पूर्ति करने के लिए ये सत्र बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा जरूरी है, इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में 4 से 5 दिन से ज्यादा का पावर सत्र होता ही नहीं था। नेता प्रतिपक्ष तो खुद विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना काल में भी हम बैठक रख रहे हैं। 4-5 दिन की चर्चा कोई कम नहीं है। सरकार सभी विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष ऊर्जा विकास अभिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने श्री स्वर्णकार को नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्वर्णकार ने वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कार्यालय में आज कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज सौर ऊर्जा की आवश्यकता भी है और इसकी बड़ी मांग भी है। उन्होंने क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री स्वर्णकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि श्री स्वर्णकार शासन की नीतियों के अनुरूप जनता के हित में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। भाई मिथिलेश स्वर्णकार आज अपने विभाग का कार्यभार ग्रहण किए हैं। अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि शासन की नीतियों के अनुरूप आम जनता के हित में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलने से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी। नई नीति कब और कैसे लागू होगी, ये स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नीति प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने वाली है। स्कूल शिक्षा मंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है और सबसे महत्वपूर्ण कि अब MHRD का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय होगा और इसको लेकर जो है कई तरह के खामियां और कई तरह की अच्छाइयां भी बताई जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ जो है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं। सर, इस पूरे नीति को आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार से इसको लागू करेंगे ये इस पर अभी स्पष्ट नहीं है। केवल नाम बदल देने से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी ये भी अभी संभव नहीं है। आपने कहा कि अभी अगस्त के महीने तक स्कूल बंद रहेंगे, आगे भी कोई स्पष्ट अभी नहीं है कि कब तक स्कूल खुलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में कोरोना का संकट है, खेल के बारे में उसमें कुछ स्पष्ट कोई कहा नहीं गया है कि उसमें क्या नीति होगी। इसमें आपने जो आंगनबाड़ी को जोड़ा है, आंगनबाड़ी में किस प्रकार की पढ़ाई होगी, क्योंकि वहाँ भी कमरे कम है, एक कमरे का पूरा है। ये तो केवल जो प्राइवेट जो स्कूल है उनको बढ़ाने की दिशा में ये योजना दिख रही है। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं
उसमें कैसे गुणवत्ता बढ़ेगी, कैसे उसमें पढ़ाई किस प्रकार की होगी। आपने कहा कि जो आर्ट्स का विषय, आर्ट्स का जो विद्यार्थी है वो भी साइंस लेके पढ़ सकता है, अपने विषय का चेंज कर सकता है। ये संभव कैसे होगा? क्या अगर परीक्षाएं नहीं होगी, केवल 12th में परीक्षा होगी, तो परीक्षा में अगर नहीं होने से शिक्षा में गुणवत्ता की कमी आएगी, जो हम लोग इसको देख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति अभी भी समझ से परे है और क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब और क्या कैसे करना है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह भी कही है कि कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा नीति है वो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा है। अब देखने वाली बात होगी जब शिक्षा नीति पूरी तरीके से देश में लागू होगी और इसका जब क्रियान्वयन होगा तो किस तरीके की कमियाँ और खूबियाँ इस पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन चतुर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तखतपुर के मेड़पार में 47 गोवंशों की मौत की जांच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर BS उइके की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गायों की मौत का कारण अमोनियम गैस का उत्सर्जन और शुद्ध हवा नहीं मिल पाना बताया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों ने खेतों को गायों से बचाने के लिए गौवंशों को पुराने पंचायत भवन में रख दिया था। इस दौरान उनके सींगों और गतिविधियों की वजह से भवन का दरवाजा बंद हो गया। कमेटी ने बताया कि कमरा छोटा था और इस दौरान गायों के गोबर और मूत्र के कारण कमरे में अमोनिया गैस का उत्सर्जन हुआ और गायों को शुद्ध हवा भी नहीं मिली, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बहरहाल मामले की पुलिसिया भी जांच हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरी कार्रवाई के बाद अब दोषियों को तय किया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो पशु फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इनको घेर करके पुराने ग्राम पंचायत के भवनों में रखा गया। साथ ही गोबर और उनका मूत्र दोनों के विसर्जन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और उस गैस के कारण जो है इनके फ्रेश हवा नहीं मिली पशुओं को, इससे दम घुटने के कारण इनकी मौत हो गई है। राजनांदगांव में डोंगरगांव पुलिस ने कोहका पुल के नीचे मिली लाश के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या का पूरा मामला 200 रुपए के मोबाइल रिचार्ज से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोहका निवासी प्रेमलाल मेश्राम साइकिल रिपेयरिंग और मोबाइल रिचार्ज करने का काम करता था। आरोपी मुकेश वैष्णव और उसके एक नाबालिग साथी ने प्रेमलाल से 200 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कराया, पर पैसे देने में आनाकानी करने लगे, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद आरोपियों ने प्रेमलाल को मौत की नींद सुलाने का सोचा और जब आरोपियों को मौका मिला तो उन्होंने कोहका पुल के पास हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। मौके से पुलिस को बियर की बोतल, चश्मा और चप्पलें मिली थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों को पकड़ा था, जिसके बाद आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया। दुर्ग में CMHO कार्यालय के ठीक सामने एक प्राचीन कुएं से सफाई के दौरान इंसान का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। कंकाल एक लाल रंग के टी-शर्ट में लिपटा हुआ मिला है। इसमें मुंडी, एक पैर और पसली की हड्डी भी शामिल है। कुएं के सफाई कर्मियों ने कंकाल मिलने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच के बाद कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं कुएं की लगातार सफाई की जा रही है ताकि कंकाल के बाकी हिस्सों का भी पता चल सके, साथ ही कोई सबूत मिल सके। पुलिस इस कंकाल के महिला या पुरुष होने के साथ ही ये कितने साल पुरानी है, इसकी भी जाँच कर रही है। जिले के सभी थानों में गुमशुदगी की भी जाँच की जा रही है। सफाई कर्मचारी के बाद अब मेकाहारा की नर्सें भी प्रबंधन के खिलाफ हो गई है। मेकाहारा के कोविड अस्पताल में सेवा दे रही नर्सों ने अस्पताल में सफाई नहीं होने से अपनी परेशानी जताई है। उनका कहना है कि ऐसी परिस्थिति में वहां डोपिंग भी हो रही है, डोपिंग भी नहीं कर पा रही है। बता दें कि PPE किट सहित शरीर के पहले अन्य सुरक्षा उपकरण उतारने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। व्यवस्था से परेशान नर्सें दोपहर अस्पताल से बाहर निकल आई और प्रदर्शन करने लगी। नर्स ने बताया कि वार्ड के अंदर, बाहर और डोपिंग एरिया में हर जगह PPE किट पड़ा हुआ है। ऐसे में वो डोपिंग आखिर करे तो करे कहां, समझ नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि अस्पताल में ऐसी स्थिति लगातार बनती जा रही है। इसकी शिकायत वो कई बार अस्पताल प्रबंधन को देती आई है, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है और पिछले 2 दिनों से
फिर से कोविड अस्पताल के सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, तो यहां पर सफाई भी बंद हो गई है। बता दें कि मेकाहारा के कोविड वार्ड के 600 से अधिक कोविड मरीज एडमिट हैं और जिनका यहां पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उधर प्रबंधन का कहना है कि सफाई कर्मियों की मनमानी की वजह से बार बार ये परेशानी हो रही है। फिलहाल नियमित कर्मचारियों को सफाई करने के लिए भेजा जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।